जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज भागर अवचेतन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सब कुशल मंगल होंगे, एकदम राजी खुशी होंगे। सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। और अब पढ़ाई अच्छी भी चलनी चाहिए क्योंकि जल्दी ही यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। तो अब उन चीजों से अपने आप को दूर रखो जो चीज जरूरी नहीं है। कुछ टीचर या कुछ लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि 14 घंटे पढ़ना, आपको 12 घंटे पढ़ना, 10 घंटे। तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप 14-15 घंटे पढ़ो, क्योंकि कोई भी पढ़ाई का एक व्यवहारिक से शेड्यूल होता है, एक मानवीय शेड्यूल होता है। और इंसान उसमें रहकर ही तैयारी कर सकता है। तो मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आप इतने घंटे पढ़ो। हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा कि जो चीज जरूरी नहीं है उनसे दूरी बनाओ और पढ़ाई पर फोकस करो। आप लोगों की लगातार मतलब डिमांड आ रही थी कि भाई हिंदी की क्लास कब से स्टार्ट होंगी। तो अब आज से हमारी हिंदी की क्लास स्टार्ट हो रही है। यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में हम हिंदी को साथ लेके चल रहे हैं। हम साथ इस वजह से लेके चल रहे हैं क्योंकि यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल का बिल्कुल हिंदी का सेम ही सिलेबस है। एक भी टॉपिक चेंज नहीं है। एक तरह से मानो कॉपी पेस्ट किया है से यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल का सिलेबस। हाँ, थोड़ा लेवल का अंतर जरूर है, 18-20 का अंतर रहता है। तो इतने में कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि यूपी कांस्टेबल का भाई इस बार वैकेंसी भी कम है, तो हो सकता है मेरिट थोड़ा सा ऊपर जाए। और इस बार की देखो, इतनी वैकेंसी के बाद भी उम्मीद नहीं थी इतनी मेरिट जाएगी। तो अगर थोड़ा सा लेवल ज्यादा हो जाता तो उसमें कोई खास दिक्कत है नहीं। हाँ, हम ऐसे कर लेंगे बाद में जब यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट अलग अलग करवा देंगे कि भी जो भी उनकी जरूरत के हिसाब के हैं, जो भी उनके पीवाई की हैं अलग अलग परीक्षाओं के, और जो जो आने की संभावना है सवाल, उनके प्रैक्टिस सेट अलग अलग करवा देंगे। तो अब हमारी रेगुलर क्लास चलेंगी हिंदी की। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप उसमें थोड़ा फोकस करो तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मान लो बाकी सब्जेक्ट थोड़े से टफ होते हैं, कई बार लगता है, लेकिन हिंदी तो बहुत ही नॉर्मल है। मान लो जो शब्दकोश है, शब्दकोश के ही 15 के आसपास, मतलब 10 से 15 के बीच में सवाल तो जो शब्दकोश से आ जाते हैं। तो अगर थोड़ा फोकस करो ना आप, तो हिंदी में पूरे में से पूरे के बहुत नजदीक पहुंच सकते हो आप। तो हम हिंदी को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंजॉय के साथ पढ़ने वाले हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। भरोसा करें, जो भी हम आपको सिलेबस करवाएंगे, अधिकतम क्वेश्चन हमारी सवालों में मतलब हमारे क्लासों से ही अधिकतम सवाल कवर होंगे। तो पढ़ते हैं आज के हम अपने टॉपिक पे। पहले हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं हिंदी का, यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल का। ये यूपी एसआई का सिलेबस है। हिंदी का देखो, हिंदी के कौन कौन से टॉपिक है, बिल्कुल सेम है। एक बार हम आपको दिखा देते हैं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक, सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस छंद अलंकार आदि। दूसरा है अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार एवं विविध। सेम ही सारे टॉपिक यूपी कांस्टेबल में है। देखो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देख सकते हो, एक भी टॉपिक चेंज नहीं है। तो बस लेवल का अंतर है, हम उन चीजों को आगे ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट का भी अलग अलग ले आएंगे आपके लिए। तो हम बढ़ते हैं अपने आज का जो टॉपिक रहने वाला है, हिंदी का एक सामान्य परिचय। हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। फिर जो भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक दिए हैं क्रम से चलेंगे, क्योंकि बिल्कुल हम आराम से इत्मीनान से सिलेबस कवर करेंगे और शुरू से ही चलेंगे। हिंदी का सामान्य परिचय। अब हम अपनी क्लास शुरू करने से पहले आपसे सवाल पूछते हैं कि आप जैसे दरोगा की तैयारी कर रहे हो, हम ज्यादातर आम बोलचाल में दरोगा बोलते हैं। तो अब ये बताओ, इसमें से कौन सा शब्द, कौन से शब्द की शुद्ध वर्तनी है? ये शुद्ध लिखा हुआ है या ये शुद्ध लिखा हुआ है? तो दारोगा इस तरह से लिखा जाता है, ये दारोगा सही है, ये गलत है। हम बोल देते हैं कई बार नॉर्मली दरोगा, लेकिन शुद्ध जो शब्द है वो है दारोगा। अब अगला सवाल है, ये किस भाषा का शब्द है? क्योंकि ये पद हमारे भारत में तो था नहीं, तो भारत के लोगों ने तो इसका प्रयोग नहीं किया होगा। तो ये फिर किस भाषा का है?
तो दारोगा शब्द ये है तुर्की भाषा का, तुर्की भाषा का। अब कई बार ऑप्शन में फारसी भी दे देता है, या कुछ किताबों में फारसी भी दिया हुआ है, यानी दरोगा शब्द किस भाषा का है, तो फारसी। तो हमें क्या करना है, अगर सवाल एग्जाम में आए कि अभी दरोगा किस भाषा का शब्द है, तो अगर ऑप्शन में तुर्की भाषा हो और फारसी हो, दोनों हो, तब हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है तुर्की भाषा को। और अगर खाली तुर्की दिया है ऑप्शन में, तब तो तुर्की ठीक है। और अगर ऑप्शन में तुर्की नहीं है, खाली फारसी है, तब हमारा फारसी ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तुर्की भाषा, यानी जो दरोगा शब्द है वो तुर्की भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का जन्म किस शब्द से हुआ है, और हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है। अभी हम हिंदी भाषा की बात नहीं कर रहे, हम जो हिंदी शब्द लिख रहे हैं, हम हिंदी जो शब्द लिखते हैं, इस शब्द की बात कर रहे हैं, ना कि अभी हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं। तो जो हिंदी शब्द है, उस शब्द का जन्म किस शब्द से हुआ है। दूसरा, हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है। तो हिंदी शब्द का जन्म सिंधु से हुआ है, सिंधु से। सिंधु से कैसे हुआ है, जब ईरान के लोग सबसे पहले भारत में आए, तो जब ईरान की साइड से लोग कोई भी अगर भारत में आते हैं, तो रास्ते में उनको सिंधु नदी पड़ती है। तो जब वो ईरानी लोग सिंधु नदी पर आए, तो सिंधु नदी के आसपास के लोग, उनसे उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने जानकारी करी कि भी ये कौन सी नदी है, मतलब जिस भी तरह से उन्होंने पूछा हो, तो उन्होंने बोला कि ये सिंधु है, ये सिंधु नदी है। तो अब जो भारत के लोगों ने उसका नाम सिंधु बोला, अब ये जरूरी तो नहीं कि ईरानी लोग भी उस शब्द को सिंधु ही बोल पाए, क्योंकि हम जो जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं, यानी उच्चारण के क्रम में हम जिन वर्णों को बोलते हैं, तो ये जरूरी तो नहीं है सारे देश के लोग उन्हीं वर्णों का उच्चारण कर पाए। अलग अलग कंट्री में उनके उच्चारण में अलग अलग वर्ण का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर कोई अंग्रेज है, अंग्रेज से आप बोलो कि भी आपको टमाटर बोलना है, तो क्या वो टमाटर बोल पाएगा, क्योंकि वो ट वर्ग का उच्चारण नहीं कर पाते, वो टा की जगह ठा का प्रयोग करते हैं, ट नहीं बोल पाते, वो ठ बोलते हैं उसकी। तो आप बोलोगे टमाटर बोलो, तो वो बोलेंगे टमाटर, वो टमाटर बोल ही नहीं पाते। तो ऐसे ही जो ईरानी लोग भारत में आए थे, उन्होंने पूछा नदी के बारे में, तो भारत के लोगों ने बताया सिंधु। तो उन्होंने क्या बोला, क्योंकि उनके वहां पे वो सह नहीं बोल पाते, सह की जगह है बोलते हैं वो, और ध की जगह दे बोलते हैं। जैसे कई बार आपने सप्ताह भी सुना होगा और हफ्ता भी सुना होगा। तो सह की जगह वो है का प्रयोग करते हैं, और ध की जगह वो दे का प्रयोग करते हैं। तो जब कोई स वर्ण ना बोल पाए और ध ना बोल पाएगा, उसकी जगह ये दोनों वर्ण बोल पाएगा। तो भारत के लोगों ने बोला सिंधु, सिंधु, लेकिन उन्होंने क्या बोला, हिंदू, क्योंकि वो स बोल ही नहीं पा रहे, उनकी जगह उन्होंने है बोला है, और ध की जगह दे बोला उन्होंने, तो उन्होंने बोला हिंदू। वो ये वर्ड बोलना नहीं चाह रहे, ऑटोमेटिक ही उनके मुंह से ये वर्ड निकला, हिंदू। अब ये बताओ आप, जो ये छोटे ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा बोलने में आसान होती है या बड़े ऊ की मात्रा बोलने में आसान होती है। जैसे एक शब्द है संस्कृत में, दुग्ध। संस्कृत में एक शब्द है दुग्ध, तो संस्कृत से फिर कन्वर्ट होते होते, परिवर्तन होते होते हिंदी में ये शब्द किस में क्या प्रयोग होने लगा, दूध। यानी समय के बाद जो कठिन शब्द हैं वो आसान हो जाते हैं, यानी भाषा कठिन से आसान की तरफ बढ़ती है। तो ये दुग्ध बोलने में थोड़ा कठिन महसूस होता था, लेकिन ये दूध, अब ये दूध सिंपल है बोलने में, यानी बड़े ऊ की मात्रा सिंपल महसूस होती है। तो फिर ये हिंदू से बना हिंदू, हिंदू से बना हिंदू। और एक समय के बाद, कालांतर के बाद, ये मात्रा भी इसमें से गायब हो गई और शब्द बचा हिंद। क्योंकि एक समय के बाद जो भाषा है वो टूट फूट कर, उसमें कुछ परिवर्तन होके वो एक भाषा से दूसरी भाषा बन जाती है, और कुछ शब्द भी परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे शुरू में संस्कृत में थाली को स्थाली बोलते थे, फिर वो थाली हुआ, फिर वो टाटी हुआ,
और कहीं कहीं फिर वो थरिया भी शब्द प्रयोग किया जाने लगा। तो एक कालांतर के बाद, एक समय के बाद में शब्द चेंज हो जाते हैं। तो हिंदू से हुआ हिंद। जैसे आप कहीं रेलवे स्टेशन पे जाओ, तो जो टैक्सी वाले होते हैं, ई रिक्शा वाले होते हैं, आप ये नहीं सुनोगे को स्टेशन, स्टेशन नहीं बोलते वो, टेशन 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 इस तरह से बोलते हैं। वो टेशन बोलते हैं, ना कि स्टेशन। तो ये मान के चलो वो लगातार काफी समय तक टेशन शब्द का प्रयोग करते रहे, तो एक आम बोलचाल में टेशन शब्द ही आ जाएगा। तो उसी प्रकार से हिंदू से हिंद हो गया, ये बड़े ऊ की मात्रा गायब हो गई। उसके बाद हमने इसमें ईक प्रत्यय जोड़ दिया, ईक प्रत्यय, और आगे चलकर इस का को भी समाप्त कर दिया। अब शब्द बना हिंदी। हिंदी। समझ में आया कैसे सिंधु से हिंदी बना? एक इसका क्रम था, सिंधु से उन्होंने हिंदू बोला, फिर हिंदू से हिंदू, फिर हिंद, फिर हिंदी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से सिंधु से हिंदी शब्द बना। ये समझाने के लिए आपको बताया। तो ये कैसे बना था? सिंधु, सिंधु से हिंदू, हिंदू से बना फिर हिंदू वर्ड, फिर हिंद, हिंद में प्लस ईक प्रत्यय। तो ये का काटने के बाद फिर ये शब्द बना हिंदी। तो किसी को कोई डाउट? हिंदी शब्द का, यानी हिंदी जो शब्द है, उसका जन्म सिंधु शब्द से हुआ है। और इसका प्रयोग सबसे पहले किसी ने किया? ईरानी लोगों ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ईरानियों ने। ईरानियों ने। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर? हिंदी शब्द का जन्म सिंधु से, और हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग हिंदी शब्द का किसने किया? ईरानियों ने। अब बढ़ते हैं हम हिंदी भाषा की तरफ। अब बात आती है कि हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है। और यहाँ पे दो सवाल बनते हैं, एक तो जन्म किस भाषा से हुआ है, और विकास किस भाषा से हुआ है। तो संस्कृत सब भाषाओं की जननी है, तो हिंदी की जननी भी कौन है? संस्कृत। संस्कृत। हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? संस्कृत से। जो संस्कृत थी, संस्कृत, दो तरह की संस्कृत थी। एक तो थी वैदिक संस्कृत, एक थी लौकिक। वैदिक संस्कृत जिसमें वेद लिखे गए थे। वेदों की रचना किसने की थी? आपने सुना है किसने करी थी रचना वेदों की? वेदों की किसी ने रचना नहीं की, यानी उसके कोई रचयिता नहीं है। ये माना जाता है कि वेदों की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी के मुख से हुई है। और फिर एक ऋषि के माध्यम से दूसरे ऋषि, फिर उन जो ऋषि थे उन्होंने अपने शिष्यों को याद करवाया। यानी जब पहले कलम और पेन का आविष्कार, कलम का और कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तो इन वेदों को याद करवाया जाता था। ऋषियों का समूह था जो भी, मतलब उन्होंने याद किया, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को याद करवाया, फिर शिष्य आगे दूसरे शिष्यों को याद करवाते थे। उसके बाद जब कलम और कागज का आविष्कार हुआ, तो सबसे पहले जिस ऋषि ने उसको लिखित रूप दिया, उनको दृष्टा ऋषि बोला गया। तो वेदों को, वेदों के कोई भी रचयिता नहीं है, इस वजह से इनको बोलते हैं अपौरुष है। अपौरुष है। और जिन्होंने सबसे पहले लिखे उनको बोला जाता है दृष्टा ऋषि। और इसकी कोई व्याकरण भी नहीं थी। यानी व्याकरण क्या करती है? भाषा को व्यवस्थित करती है, भाषा को सुसंगठित और सीमित करती है। जैसे अगर व्याकरण होगा तभी तो हम भाषा का सही मायने में प्रयोग, सही अर्थ में प्रयोग कर पाएंगे। जैसे संविधान हमें अधिनियमित और नियमित करता है, उसी प्रकार से व्याकरण भी भाषा को नियमित और संयमित करती है। अब जैसे कई बार हम दवाई लेने जाते हैं, तो आम बोलचाल में आपने वर्ड सुना होगा,
डॉक्टर ही बोल देते हैं कि मरीज को हिलाकर दवाई पिलानी है, मरीज को हिलाकर दवाई पिलानी है। तो मरीज को हिलाकर दवाई पिलानी है, दवाई को हिलाकर मरीज को पिलाना है। दूसरा, आप गन्ने का जूस पीने जाते हो, वो बोलता है गन्ने का ताजा जूस। तो वो गन्ने का ताजा जूस होता है या ताजा गन्ने का ताजा जूस होता है? अब वो गन्ना भले ही कितने दिन पुराना, लेकिन वो क्या बोलेगा, ताजा जूस है, क्योंकि हम तो ताजा निकाल के दे रहे हैं तुम्हें। जबकि होना क्या चाहिए, ताजा गन्ने का ताजा जूस। गाय का देसी घी, यानी जैसे मार्केट में डिब्बा आते हैं देसी घी के, तो गाय के उस पे क्या लिखा रहता है, गाय का देसी घी, और हम समझते हैं देसी गाय का घी खा रहे हैं। जबकि लिखा क्या होना चाहिए, अगर वो देसी गाय का घी है, उस पे होना चाहिए देसी गाय का घी। लेकिन वो चालाकी से क्या लिखते हैं, गाय का देसी घी। तो ये इन सब चीजों की जानकारी हमें कैसे मिलेगी, जब हमारी भाषा का व्याकरण होगा, तभी तो हमें इन चीजों की व्यवस्थित जानकारी प्राप्त होगी। तो जो ये वैदिक भाषा थी, वो एक व्यवस्थित भाषा नहीं थी, क्योंकि इसकी व्याकरण नहीं थी। लेकिन जो लौकिक भाषा थी, उसकी व्याकरण थी। तो इसकी व्याकरण थी, और इसके व्याकरण की रचना किसने की थी, पाणिनि ने की थी, पाणिनि ने। और क्या नाम था, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। अब हम देखते हैं कि संस्कृत से, भाई जन्म तो हो गया संस्कृत से हिंदी भाषा का, और विकास किससे हुआ है? तो लौकिक संस्कृत से बनी पाली, पाली भाषा से बनी प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अबहट्ट, अबहट्ट, पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी, और फिर मानक हिंदी। यानी आज जो वर्तमान में प्रयोग में होती है, वो है मानक हिंदी। तो हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है, और विकास हुआ है अपभ्रंश से। तो ये सवाल पूछे जाते हैं, हमने इस वजह से बताए हैं। ये हो गया क्लियर। अब हमने कुछ जो बेसिक से सवाल थे वो कवर किए। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक भाषा, यानी हम भाषा के अंतर्गत क्या क्या चीज पढ़ते हैं, उन चीजों पर नजर डाल लेते हैं। भाषा पर बढ़ने से पहले हम वांग्मय पे नजर डालते हैं, क्योंकि वांग्मय के 3 पार्ट होते हैं, वार्ता, शास्त्र और साहित्य। तो उसमें हमें वार्ता और साहित्य से मतलब है। तो उन टॉपिक पे पहुंचने से पहले एक बार वांग्मय पे पहुंचते हैं, हम क्या है वांग्मय। वांग्मय, वांग्मय क्या है, ये जो वर्ड है, ये जो, ये क्या है, ये जो क्या वर्ग है, उसका अंतिम अक्षर है अंगा। जैसे आपने कभी सोचा है, जैसे गंगा शब्द लिखा रहता है, गंगा, गंदा, गंभीर, और कई बार इस तरह से लिखा देखते हैं, तो कुछ तो इसको पढ़ते हैं गड़गा, जबकि गड़गा नहीं है, ये गंगा है। यानी ये दोनों सही लिखा हुआ है, ये भी गंगा है, ये भी गंगा है। तो कभी आपने सोचा भाई, ये यहाँ पे भी अंकी बिंदी लग रही है, और यहाँ पे भी अंकी बिंदी लग रही है, और यहाँ पे भी लग रही है अंकी बिंदी, लेकिन उच्चारण इसका अलग अलग हो रहा है, इसका क्या कारण है, गंगा। तो हिंदी में एक नियम होता है, पंचमाक्षर का नियम। पंचमाक्षर का नियम होता है, वो नियम क्या है, कि जो ये अंकी बिंदी है, उसके बाद जो वर्ण है, उस वर्ण को देखते हैं, जो वर्गीय व्यंजन है, जो कचट तब वाला है, क, च, ट, त, प, यानी जो हमारे वर्गीय व्यंजन है, जो 25 व्यंजन होते हैं उसमें। तो अंकी बिंदी के बाद जिस भी वर्ण का प्रयोग किया गया है, हम देखते हैं कि वो किस वर्ग का है। तो जिस भी वर्ग का होता है, उसके 5वें अक्षर में उसका अंकी बिंदी का उच्चारण करते हैं। जैसे ये गंदा है,
यानी यहाँ पे इस अंकी बिंदी का अंगा बोल रहे हैं, यहाँ पे गंदा यानी आधा न बोल रहे हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे अंकी बिंदी को आधा मैं बोल रहे हैं। वो क्यों बोल रहे हैं? जैसे गंभीर है। तो जो भा ये भय जो लिखा हुआ है वो किस वर्ण का है? वो पै वर्ग का है। पै, फै, भय, बै और मैं। तो इस पै वर्ग का सबसे अंतिम अक्षर कौन सा है? पांचवा, वो है मैं। तो अंकी बिंदी के बाद भय अक्षर है वो, ये किस वर्ग का है? पै वर्ग का है। तो पै वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो क्या है? मैं। तो इस अंकी बिंदी का उच्चारण मैं किया जाएगा, यानी आधा मैं। तो शब्द क्या बोलेंगे हम इसको? गंभीर। ऐसे ही गंदा। गंद इस अंकी बिंदी के बाद जो दै वर्ग है, ये जो दै वर्ण है ये किस वर्ग में आता है? तो ये आता है तय में। तय, थे, धै, धै, न। तो तय वर्ग का सबसे अंतिम अक्षर कौन सा है? न। तो इस वजह से हम इस अंकी बिंदी का जो उच्चारण करते हैं वो आधा न करते हैं। अब ये है गंगा। तो ये अंकी बिंदी के बाद ग है, और ग किस वर्ग का है? कै वर्ग का है। और कै वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? अंगा। तो इस वजह से इस अंकी बिंदी का उच्चारण होता है अंगा, यानी गंगा। समझ में आया? ये छोटी छोटी चीज है लेकिन काफी काम की चीजें हैं। कई बार हमको लगती तो छोटी है, लेकिन जब पता नहीं तो फिर तो वो बड़ी हो गई ना। बांग में क्या है? बांग में वाक प्लस में। वाक्य का मतलब है भाषा, और भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा क्या है? अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति किसी भी रूप में हो सकती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। भाई जैसे हम हैं, मनुष्य हैं, तो एक भाषा के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। तो जो हम भारत के लोग हैं, जो हम मान लो उत्तर भारत के हम हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी में अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। अपने समाज के लोगों से हम अपने विचार विमर्श कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग देशों की अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो उनके अभिव्यक्ति का अलग माध्यम मतलब अलग लैंग्वेज होती है। ऐसे ही जितने भी जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वो भी तो एक संवाद करते हैं आपस में। तो वो भी, उनकी भी तो अभिव्यक्ति हुई, उसको भी तो हम भाषा बोलेंगे फिर। तो भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का साधन है। तो जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा के दो अर्थ होते हैं। भाषा दो रूपों में इसका अर्थ निकलते हैं। एक तो भाषा को अगर व्यापक अर्थ में देखें, और सीमित अर्थ में। सीमित अर्थ में। तो जब हम व्यापक अर्थ में भाषा को लेते हैं, तो इसमें क्या आ जाता है? संकेतों की भाषा। संकेतों की भाषा और पशु पक्षी की भाषा। पशु पक्षी की भाषा, यानी वो पशु पक्षी भी तो आपस में संवाद करते हैं, उन वो भी तो अभिव्यक्ति करते हैं। और इसमें आ जाएगी संकेतों की भाषा। जैसे कि आप जाते हो, मार्केट जाते हो, सिटी जाते हो, तो रेड लाइट हुई। रेड लाइट ने कुछ बोला नहीं, लेकिन आप फिर भी रुक गए। रेड लाइट हुई, आप रुक गए। तो एक अभिव्यक्ति हुई ना भाई। रेड लाइट ने आपको संकेत दिया और आप रुक गए। वहां से भाषा का यानी शब्दों का प्रयोग तो नहीं हुआ, बस संकेत हुए। या जैसे आप जा रहे हो और आपको कोई मित्र आपसे आगे निकल जाए, आप बोल नहीं रहे, केवल आप उसको इशारा कर रहे हो इस तरह से, तो वो रुक भी गया और आपने कुछ बोला भी नहीं। यानी अभिव्यक्ति तो हो गई ना आपकी। भाई आप बोलना चाह रहे थे कि रुक जाओ, लेकिन आपने रुक जाओ शब्द का प्रयोग न करके आपने इशारा करा बस खाली। ये जैसे कई बार किसी को मतलब कुछ लोगों का समूह हो और किसी को इस तरह से इशारा कर दिया और वो उठ उठ गया। हमने कुछ बोला नहीं और वो उठ भी गया। तो वो भी तो एक अभिव्यक्ति हो गई, लेकिन क्या संकेतों के रूप में हो रही है। और सीमित अर्थ में क्या है भाषा का मतलब? इसमें आता है शब्दों की भाषा। शब्दों की भाषा। शब्दों की भाषा। तो शब्दों की भाषा कैसी होती है? मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित।
तो अब बताओ कि वांग्मय का मतलब हम इसमें देखें तो वांग्मय का सीमित अर्थ में होगा मतलब भाषा का, या व्यापक अर्थ में? भाई हम जो पढ़ते हैं, हम इस रूप में थोड़ी पढ़ते हैं, हमें तो इससे मतलब है। यानी अब वांग्मय का क्या मतलब हुआ? मौखिक और लिखित भाषा में की गई कोई भी अभिव्यक्ति वांग्मय कहलाती है। लिखित और मौखिक भाषा में की गई कोई भी अभिव्यक्ति वांग्मय कहलाती है। भाषा की क्या है? अभिव्यक्ति का एक साधन है। भाषा की वैसे जो दूसरी और परिभाषा दी जाती है, भाषा उच्चारण अवयवों से, यानी हम जो बोल रहे हैं, हमारे जो ध्वनि निकाल रहे हैं, उच्चारण अवयवों से उत्पन्न होने वाले ध्वनि प्रतीकों की, यानी ध्वनि के प्रतीक जैसे हमारे का गया इस तरह से होते हैं। ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज के लोग आपस में संवाद करते हैं। ये होगी भाषा की सटीक परिभाषा। तो वांग्मय क्या हुआ? हमने बताए थे कि वांग्मय के तीन पार्ट होते हैं: वार्ता, शास्त्र और साहित्य। अपने भाषा वाले टॉपिक में पहुंचने से पहले हम एक आध मिनट चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। वार्ता में क्या होता है? इसमें अर्थ का ज्यादा महत्व होता है शब्दों की तुलना में। शब्दों की तुलना में। और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जैसे लोकोक्ति होती है, लोकोक्ति, मुहावरे, कहावतें, ये सारी चीजें वार्ता के अंतर्गत आती हैं, यानी जहां पर शब्दों से ज्यादा महत्व अर्थ का होता है। जैसे आप टहलने जा रहे हो पार्क में, आपका कोई मित्र मिला और आपने बोला और, उसने बोला बस। मतलब आपने केवल शब्द बोला और वो उसका मतलब समझ भी गया और उसने बोल दिया बस, और आप भी समझ गए। यानी आप ये पूछना चाह रहे थे और मित्र कैसे हो, और उसने बहुत ही संक्षेप में बता दिया बस, मतलब ठीक है। लेकिन अगर आप केवल शब्दों पे जाओगे तो उसने बोला और, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेट करें तो एंड, और बस मतलब जो फोर व्हीलर ड्राइव का एक साधन होता है सवारी का, वो दो ही वर्ड तो बोले हैं, लेकिन हम अर्थ समझ गए। तो जहां पे अर्थ का ज्यादा महत्व होता है शब्दों से, उसको बोलते हैं वार्ता। इसमें ही मुहावरे, लोकोक्ति वगैरह आती है। जैसे कहावतें होती हैं, आपने सुना होगा कभी, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को नाको चने चबाए। अब अगर शब्दों पे आप ध्यान दोगे तो आप सोचोगे भी कोई व्यक्ति नाक से कैसे चने चबा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम अर्थ को समझ रहे हैं ना। अर्थ क्या निकलेगा कि भी रानी लक्ष्मीबाई ने इतनी बहादुरी से युद्ध किया कि भी अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। तो जहां पे शब्दों के तुलना में अर्थ का ज्यादा महत्व होता है, उसे हम बोलते हैं वार्ता, और इसके अंतर्गत आती है लोकोक्ति। शास्त्र क्या होता है? जहां पे शब्द का ज्यादा महत्व होता है अर्थ की तुलना में, क्योंकि अर्थ जो है शब्दों पे टिके होते हैं। शास्त्र के अंतर्गत जैसे विज्ञान, जैसे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और भी शास्त्र, तो यहाँ पे शब्दों का ज्यादा महत्व होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण फिजिक्स में है तो उसका प्रॉपर वही मतलब होगा, उसका हम कोई और अर्थ नहीं निकाल सकते। या जो भी और कोई थ्योरी होती है, जितने भी रूल वगैरह होते हैं, सिद्धांत में होते हैं, तो वहां पे जो कोई भी शब्द होता है तो प्रॉपर उसका वही मतलब होता है। जैसे इकोनॉमिक्स में बजट का वही प्रॉपर मतलब है जो कि भी सरकार की वार्षिक आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है। तो यहाँ पे शब्द का ज्यादा महत्व होता है अर्थ की तुलना में, क्योंकि अर्थ शब्दों पे ही टिके होते हैं। और साहित्य में क्या है? इसमें शब्द और अर्थ दोनों का बराबर महत्व होता है इसमें, यानी महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है। साहित्य, साहित्य का हम संधि विच्छेद करते हैं तो सा प्लस हित, सैमी समाज का, हित में भला। यानी साहित्य क्या है? जिसमें समाज के हित की भावना हो उसे बोलते हैं हम साहित्य। और साहित्य को ही हम समाज के दर्पण भी बोलते हैं कि भाई जो साहित्य है वो समाज का दर्पण है। तो हम जो पढ़ते हैं, हमें किससे मतलब है? हमें साहित्य से मतलब है, और हमें है वार्ता से मतलब। और साहित्य के अंतर्गत ही रचना और रचनाकार आ जाते हैं। रचनाकार, ठीक है। और हमने अब ये देखो, हमने ये बताया आपको कि हम जो पढ़ते हैं वो भाषा के सीमित अर्थ में शब्दों की भाषा पढ़ते हैं, और शब्दों की भाषा कैसी होती है? मौखिक और लिखित। तो हम पढ़ते हैं अब अपने इस टॉपिक पर।
भाषा। तो यानी शब्दों की भाषा में कौन कौन सी भाषा आ जाएंगी? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जो मौखिक भाषा है, इसी का एक रूप यांत्रिक भाषा भी होती है। यांत्रिक भाषा यानी जैसे मैं बोल रहा हूं, इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए तो ये यांत्रिक भाषा हो गई, या मौखिक भाषा का ही एक मतलब होता है प्रतीकों की भाषा। प्रतीकों की भाषा। प्रतीकों की भाषा कहाँ, जैसे फोर्स में या पुलिस वगैरह में प्रतीकों की भाषा प्रयोग की जाती है। यानी कोई प्रॉपर शब्द वो जो लेते हैं, ताकि वो एक गुप्त रह पाए, वो सभी लोगों के मतलब संपर्क में ना आए, क्योंकि सुरक्षा की बात होती है तो कुछ चीजें सीक्रेट रखी जाती हैं, वो कोड और डिकोडिंग पर आधारित होती है, तो इसको बोलते हैं प्रतीकों की भाषा। जैसे किसी ने कोई वर्ड बोला, जैसे मान लो डब्ल्यू बोल दिया, तो वैसे तो हमको ये डब्ल्यू लग रहा है, लेकिन उनका कोड वर्ड हो सकता है कुछ के भी डब्ल्यू का ये मतलब है। तो उस तरह से वो कोडिंग और डिकोडिंग के अर्थ में समझते हैं। इसे बोलते हैं प्रतीकों की भाषा। ये मौखिक के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि हम इसे बोल रहे हैं ना, भले ही शॉर्ट रूप में बोल रहे हैं। संकेत में मतलब हम संकेत करते हैं, केवल इशारा करते हैं, जैसे ये इस तरह से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ये बताओ भाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई। एक सवाल तो आपसे पूछ लिया कि भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई बताओ, तब जिसको पता है वो कमेंट करो। दूसरा पूछे कि भाई मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई। अब कुछ मित्रों को तो पता होगा, हो सकता है कुछ मित्र को ना पता हो। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई। ये तीन सवाल हैं, तो कुछ मित्रों को पता होगा, तो उनको तो, जिनको पता है वो अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता हम बताते हैं। अगर सवाल एग्जाम में आए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, हालांकि ये सवाल पूरा नहीं है, क्योंकि पूरा तो तभी होगा कि ये बताओ भाई मौखिक बतानी है लिखित बतानी है, लेकिन तुमने पूछा कॉमन कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बतानी है, तो ये सवाल आया हुआ है। और मतलब आयोग ने इसका आंसर अभी बताऊंगा क्या माना है। और ये कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह में भी गई थी वैकेंसी, मतलब ये सवाल। तो उसके बाद फिर आयोग ने इसका आंसर माना वर्ण। यानी अगर केवल आपसे पूछे कि भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई बताओ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण। और अगर सवाल में पूछे भी मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई बताओ, तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। वर्ण। ध्वनि किस तरह से, जैसे हम बोल रहे हैं क, ख, ग, तो ये अभी ध्वनि में है, हम लिख नहीं रहे इसको, अभी केवल ध्वनि के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। तो भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई पूछता है, मौखिक इकाई, तो हम क्या बोलेंगे? ध्वनि। जैसे हम क, ख, ग, घ, अंग, यानी अभी केवल हम ध्वनि रूप में बोल रहे हैं इनको। और जब हम इन्हीं ध्वनि को लिखित रूप दे देते हैं, तो उन्हीं को हम वर्ण या अक्षर बोलते हैं। जैसे मैंने बोला क, अब ये ध्वनि रूप में है, लेकिन मैं क, अब मैंने इसको लिख दिया, तो ये क्या हो गया? वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर। यानी जब हम बोल रहे हैं, उसको जब हम लिखित रूप दे देते हैं, तो वर्ण बोल हो जाता है।
तो अगर लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई तो का हो गया ना, मतलब क्या क्या वर्ण हो गया, क्योंकि वर्ण से छोटी इकाई और कोई नहीं होती, वो होती है ध्वनि, लेकिन ध्वनि आ गया मौखिक भाषा में। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में एक सवाल और उपज रहा होगा कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। हालांकि सामान्य आम बोलचाल की भाषा में वर्ण और अक्षर दोनों एक ही होते हैं, लेकिन जब हम वर्ण विन्यास करते हैं तब इनका अर्थ अलग अलग हो जाता है। वर्ण और अक्षर। तो वर्ण, वर्ण की परिभाषा देख लेते हैं हम क्या है। वर्ण या अक्षर, इसकी क्या परिभाषा है। एक परिभाषा इसकी है कि भाई जब हम जो भी मौखिक रूप में बोल रहे हैं, जैसे क, ख, ग, घ, जब हम इसको लिखित रूप दे देंगे तो वो वर्ण या अक्षर हो जाएगा। दूसरी इसकी सटीक परिभाषा है, ध्वनि के लिपि चिन्हों को, ध्वनि के लिपि चिन्हों को, लिपि चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड और मिल गया आपको सुनने को, लिपि का। लिपि क्या मार साहब, लिपि बताएंगे क्या है। लिपि होती है किसी भाषा को लिखने की शैली। कोई भाषा किस तरह से लिखी जाएगी, ये लिपि बताती है। लिपि क्या है, भाषा को लिखने की शैली या भाषा को लिखने का साधन है। जैसे हमने बोला क, तो ये किस लिपि में किस प्रकार से लिखा जाएगा। जैसे हमने बोला क, अब ये देवनागरी लिपि में किस तरह से लिखा जाएगा, तो ये देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा इस तरह से। तो ये यानी हम जो बोल रहे हैं, हमने इसको लिखित रूप दे दिया, यानी अब इसको लिपिबद्ध कर दिया, यानी ध्वनि के लिपि चिन्हों को, यानी हम जो मुख से बोल रहे हैं वो चीज किस तरह से लिखी जाएगी, ये होती है लिपि। अब जैसे हमने बोला आर, एक तो का बोल दिया, तो ये हो गया देवनागरी का। अब हम बोले आर, तो आर इस तरह से लिखा जाएगा। तो लिपि बताती है कि जो भी आप वर्ण का उच्चारण करते हो वो किस तरह से लिखा जाएगा। तो ये आर, ये हो गई रोमन लिपि, रोमन लिपि। और ये हो गई देवनागरी लिपि। यानी लिपि हमको बताती है कि ध्वनि जो बोल रहे हो आप, जो वर्ण है, क्या वर्ण किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक। जैसे हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे मैं लिखूं अश्वनी का घर, तो दोस्त ये बताओ कि इसकी भाषा क्या हो गई। मैंने जो ये एक तरह से कुछ शब्द लिखे हैं, इसकी भाषा बताओ, भाषा क्या है और इसकी लिपि क्या है। तो इसका मतलब भाषा क्या है, इसकी भाषा का अनुमान लगाने का सीधा सा तरीका है। मान लो ये हमने यहाँ लिख दिया, तो हमें तो पता है ना कि ये लिखा हुआ है, और अंग्रेजी के कुछ लेटर यूज किए गए हैं, उनमें लिखा है। लेकिन आप इसको किसी व्यक्ति से बोलोगे कि भाई अश्वनी का घर, तो वो हिंदी भाषा ही तो समझेगा इसे, कि भाई हिंदी में बोला है इसने। वो थोड़ी पता है कि उस इसने यहाँ पे अंग्रेजी लेटर का प्रयोग किया है। वो तो हिंदी में समझेगा। तो इसकी भाषा क्या है, इसकी भाषा हो गई हिंदी, भाषा हो गई हिंदी। लेकिन लिपि क्या है, हमने अब देवनागरी लिपि के शब्द वर्ण यूज नहीं किए, हमने किए अब रोमन रोमन लिपि के। तो लिपि है इसकी रोमन लिपि, रोमन लिपि, रोमन लिपि। यानी कोई भाषा किस तरह से लिखी जाएगी ये लिपि तय करती है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा आपको।
उसके साथ ही हम बिल्कुल इतने बेहतरीन तरह से समझा रहे हैं, फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया जाएगा, आप उसमें भी पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट क्लियर करने के लिए ही हैं, हम कोई भात खाने के लिए नहीं आए। अब हम देख लेते हैं कि वर्ण और अक्षर सामान्य तो एक है, लेकिन अगर वर्ण विन्यास करें तब क्या हो जाएगा इसका अर्थ। तो हम वर्ण और अक्षर को एक अलग अर्थ में भी समझ लेते हैं। वर्ण या अक्षर, जैसे एक शब्द लेते हैं हम, कमल। अब ये तीन वर्ण हमने ले लिए और किस क्रम में लिए, एक सार्थक क्रम में लिए हैं। तभी तो एक शब्द बना है, तभी तो एक उसका अर्थ निकला है कि भाई ये कमल लिखा है तो ये कमल का फूल हो सकता है या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। यानी इस शब्द से एक प्रॉपर अर्थ निकल रहा है। अर्थ क्यों निकल रहा है, क्योंकि वर्णों का एक सार्थक क्रम लिया है। अब जब इन वर्णों को हम अलग करते हैं, अब वर्ण विन्यास से पूछता है कि ये बताओ कि भाई इसमें वर्ण कितने हैं, वर्ण कितने हैं और अक्षर कितने हैं इसमें। तब वर्ण और अक्षर का मतलब अलग अलग हो जाता है। हम इसको वर्ण विन्यास कर लेते हैं। तो जब हम वर्ण विन्यास करते हैं, वर्ण विन्यास में व्यंजन और स्वर, जैसे व्यंजन क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे। व्यंजन वे होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो वर्ण विन्यास में हम स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर देते हैं। तो जब स्वर से व्यंजन, सॉरी, जब व्यंजन से स्वर अलग हो जाते हैं तो व्यंजन के नीचे हलंत लग जाता है। तो इसके नीचे, का के नीचे हलंत लग जाएगा और दूसरा शब्द क्या बचेगा फिर, ए। फिर अगला अक्षर क्या है, मैं। इससे भी हम ए अलग कर देंगे तो ये बचेगा। दूसरा है ले। ले से जब हम स्वर निकाल देंगे, यानी ए स्वर को निकाल देंगे तो ये हलंत। अब ये अक्षर कितने हो गए और शब्द, सॉरी, अक्षर कितने हो गए और वर्ण कितने हैं। तो अगर वर्ण पूछेगा तो वर्ण तो है एक दो तीन, वर्ण तो है तीन, और अक्षर कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छह, अक्षर हो गए छह। तो अब अक्षर की परिभाषा निकलती है। भाई अब ये जो अक्षर हैं, जैसे का, ए, मैं, ए, ले, ए, हम इसमें से और नहीं काट छाट सकते, यानी अब हम इसको और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। तो अक्षर, अब अक्षर की परिभाषा क्या बनती है यहाँ से। तो अक्षर की परिभाषा बनती है, जिसका क्षरण, जिसका क्षरण यानी विनाश और संभव न हो, और संभव न हो, संभव न हो, उसे बोलते हैं हम अक्षर। ठीक है। यानी ए इसमें उपसर्ग है, और ए उपसर्ग का मतलब होता है नहीं, और क्षर का मतलब होता है क्षरण। तो जिसका क्षरण और ज्यादा संभव ना हो उसे बोलते हैं हम अक्षर। तो अक्षर का अलग अर्थ कब निकलता है, जब हम वर्ण विन्यास करते हैं। और जिसका वर्ण विन्यास बेहतरीन है उसकी संधि बेहतरीन हो जाती है, और जिसका वर्ण विन्यास अच्छा नहीं है तो उसका वर्ण विन्यास अच्छा करवाने की हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप हिंदी जीरो भी है ना तो हमारी जिम्मेदारी है एक्सपर्ट करने की, भरोसा रखें आप हम पे। जिसका चरण और ज्यादा संभव न हो। ठीक है। जैसे वर्ण क्या है, तो वर्ण को भी और तोड़ा जा सकता है। जैसे ये तीन वर्ण है तो इनको हम और तोड़ देते हैं। तो वर्ण जिनको और तोड़ा जा सके, और अक्षर जिनको और ज्यादा ना तोड़ा जा सके। स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होंगी ये चीज, वर्ण और अक्षर। अब हमने पढ़ा था कि भाई मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। तो हम ध्वनि से आगे क्रम से देख लेते हैं कि किस तरह से वर्ण बनते हैं, वर्ण से फिर शब्द बनते हैं, क्या क्रम है इसका। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, ध्वनि। ध्वनि जैसे हम बोल रहे हैं क, ए, मैं, तो ये हो गई ध्वनि। और जब हम ध्वनि को लिखित रूप दे देते हैं तो वो बन गया वर्ण या अक्षर। अक्षर। और जब वर्ण और अक्षर एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं तो फिर क्या बनता है, फिर बनता है शब्द। फिर बनता है शब्द। जैसे किसी का नाम ले लो, मतलब कुछ भी ले लो, आकाश ले लो।
आकाश। अब ये वर्ण जो हैं भाई, एक ये है, ये है, ये है, ये है, तो ये जो वर्ण है एक सार्थक क्रम में है, तभी तो शब्द बना है। अगर इनको उल्टे सीधे क्रम में लेते, ये इस तरह से मान लो, ये इस तरह से उल्टे सीधे जो वर्ण हम व्यवस्थित कर देते, तो इनसे कुछ अर्थ निकलेगा क्या? या जैसे ये, मतलब उल्टे सीधे क्रम में रख देते तो इससे कोई अर्थ निकलेगा? ये जैसे हम कमल है, अब कमल में क्या है, वर्णों का एक सार्थक क्रम है, तभी तो इसका अर्थ निकल रहा है। अगर हम इसे कर देते ल में के, इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो वर्णों का सार्थक क्रम जिसका एक निश्चित अर्थ निकले, उसे बोलते हैं हम शब्द। शब्द, शब्द के बाद आता है पद। पद क्या है? शब्द तो देख लिया, तो शब्द तक की परिभाषा आपकी समझ में आ गई। पद की परिभाषा लिख लेते हैं, बहुत छोटी सी परिभाषा है। पद क्या है? पद, पद की परिभाषा है जब शब्द वाक्य में रखे जाने की योग्यता प्राप्त कर ले, वाक्य में रखे जाने की योग्यता प्राप्त कर ले, प्राप्त कर ले, तो उसे हम बोलते हैं पद। जैसे कि मैं एक शब्द लिखा प्रशांत, तो ये अलग एक शब्द है, लेकिन अगर मैं इसे वाक्य में प्रयोग करने लगूं, प्रशांत पढ़ने में बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, तो अब ये शब्द ना रहकर पद हो गया। यानी जब शब्द वाक्य में रखे जाने की, यानी अब ये वाक्य में प्रयोग हो रहा है, केवल प्रशांत पढ़ने में बहुत होशियार है, और जब ये केवल स्वतंत्र रूप में है, जैसे ये प्रशांत है तो ये शब्द है, और जब ये वाक्य में प्रयोग होने लगा, अब ये हो गया भाई पद। तो पद की परिभाषा समझ में आई? ले लो स्क्रीनशॉट इसका भी अगर मन कर रहा हो तो। पद, अब पद के बाद क्या आता है? पद के बाद आता है वाक्य, और वाक्य के बाद आता है अन्वृत्ति। अन्वृत्ति, वाक्य क्या है? वाक्य की क्या परिभाषा होती है? शब्दों का एक सार्थक क्रम जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करे। यानी जैसे वर्णों के सार्थक क्रम से शब्द बनता है, उसी प्रकार से शब्दों के सार्थक क्रम से वाक्य बनता है। भाई हम उल्टे सीधे शब्द कहीं से उठा के यार एक लाइन में लिख दें तो वो कोई वाक्य थोड़ी बन गया। वाक्य तो तभी बनेगा जब एक व्यवस्थित क्रम हो, एक सार्थक क्रम हो, और जिससे कोई अर्थ निकले। ठीक है। अन्वृत्ति क्या होता है? जब कुछ वाक्य मिलकर, यानी अन्वृत्ति का होता है पैराग्राफ। जैसे मान लो ये पेज हुआ, और हमने यहाँ पे एक लाइन लिखी ये, फिर हमने पैराग्राफ चेंज करके फिर यहाँ से दूसरा, तो ये क्या है? एक अन्वृत्ति है, अन्वृत्ति या पैराग्राफ। तो सबसे छोटी इकाई ध्वनि, फिर ध्वनि से वर्ण या अक्षर, फिर शब्द, शब्द के बाद पद, पद के बाद वाक्य, और वाक्य के बाद अनुमिति। कई बार रीजनिंग में एक व्यवस्थित क्रम में रखने का जो चैप्टर है उसमें पूछ लेता है। तो अन्वृत्ति यानी पैराग्राफ, और पैराग्राफ को मिलाकर बनता है अध्याय, और अध्याय को मिलाकर बनती है पुस्तक। तो ये हमने क्रम देख लिया, ठीक है। अब सवाल आता है कि भाई भाषा की, शुरू में तो हमने देख लिया कि लिखित, मौखिक या भाषा की सबसे छोटी इकाई, लेकिन अगर सवाल आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सबसे छोटी सार्थक इकाई, और अगर आ जाए कि भाई भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई, भाषा की भाषा की सबसे
बड़ी सार्थक इकाई। इकाई। तो क्या आंसर है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है शब्द, और भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई है वाक्य। यानी जैसे हमने पढ़ा, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। तो यानी ध्वनि हमने बोल दिया क, ख, तो उसका कोई मतलब थोड़ी निकल रहा है। जब वो एक व्यवस्थित क्रम में आएंगे तभी तो उसका कोई मतलब निकलेगा। जैसे कमल लिखना है, हमें जल लिखना है, कलम लिखना है, तो जब ध्वनि को हमने लिखित रूप दे दिया, यानी वर्ण बन गए। वर्ण जब एक व्यवस्थित क्रम में आएंगे तभी तो कोई शब्द बनेगा, तभी तो शब्द का अर्थ होता है। वर्ण का कोई अर्थ थोड़ी होता है, भी वो तो लिपि चिन्ह है एक तरह से। तो सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या हो गई? शब्द। लेकिन अगर पूछे सबसे बड़ी सार्थक इकाई क्या है, तो वो है वाक्य। यानी कोई भी बात हम स्पष्ट अर्थ उसका तब समझ पाते हैं जब एक वाक्य पूरा हो जाता है। जैसे हमने बोल दिया कमल, अब हम ये नहीं अनुमान लगा सकते कि कमल क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है या क्या है। यानी हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया कि कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, तो ये एक प्रॉपर वाक्य हो गया, तो एक इसका अर्थ निकला है, ठीक है। या कमल बहुत अच्छा लड़का है, तो ये भी एक वाक्य बन गया, तो इसका एक अर्थ प्रॉपर निकल रहा है। तो भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई क्या है? वो है वाक्य। और अगर पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई, वो है सार्थक। ध्वनि और वर्णन नहीं होता, ठीक है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताएं हम आपको। दूसरा होता है प्रश्नोत्तर शैली में। प्रश्नोत्तर शैली में हाँ या ना, हाँ या ना वाक्य कहलाते हैं। नया जानकारी मिली होगी, ये फैक्ट, ये नया फैक्ट पढ़ा होगा आपने। कहलाते हैं वो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सब चीजों को कवर करते चलेंगे जो भी आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट है। प्रश्नोत्तर शैली में हाँ या ना वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि आप आपने पूछा कि क्या आप आज हमको पढ़ाओगे, तो मैंने बोल दिया हाँ। या अगर मैं पूछूं कि हाँ भाई बताओ आप आज पढ़ोगे, तो आपने बोल दिया हाँ। तो जब हम प्रश्नोत्तर शैली में यानी किसी वाक्य का उत्तर हाँ या ना में देते हैं, तो उसको भी हम वाक्य ही बोलते हैं। यानी प्रश्नोत्तर शैली में हाँ या ना वाक्य कहलाते हैं। तो अगर आ जाए सवाल कि प्रश्नोत्तर शैली में हाँ या ना को हम मतलब क्या बोल सकते हैं, तो वाक्य बोल सकते हैं, या प्रश्नोत्तर शैली में हाँ या ना को वाक्य कह सकते हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया क्लियर। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि अब हम कल अपने नेक्स्ट टॉपिक, ये तो हमारा हिंदी का सामान्य परिचय था। अब जो सिलेबस का हमारा पहला टॉपिक है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, तो बिल्कुल इत्मीनान से जो भी सिलेबस के क्रम है उसके हिसाब से अपने टॉपिक को कवर करते चलेंगे। और जब लास्ट में सवाल, मतलब जब पूरा सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा, तब आप पीवाई की उठा के देखना, तो आपका कोई सवाल नहीं बचेगा उससे, ठीक है। तो साथियों हमारे साथ बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहें, भरोसा रखें, तैयारी आपकी बेहतरीन ढंग से कराई जाएगी। अब हम होमवर्क में आपको एक सवाल देते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती? देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती, नहीं लिखी जाती। लिखी जाती। ऑप्शन है संस्कृत। अच्छा, ये संस्कृत होता है या संस्कृत, इसका भी बताना। पर उत्तर ये क्या लिखोगे भाई, तुम तो संस्कृत लिखोगे।
यानी इसका शुद्ध जो उच्चारण होता है वो होता है संस्कृत। यानी ये जो र है वो ये वाला र नहीं है बल्कि री वाला र है इसमें, ये। तो ये इसका सही उच्चारण है संस्कृत। दूसरा है हिंदी। तीसरा ऑप्शन है मराठी। चौथा ऑप्शन है गुजराती। तो ये आपके लिए होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट में इसका बताना इसका कौन सा आंसर सही है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। और अपनी क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है हमारा, जो हमने बताया, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। तो मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना अच्छे से ध्यान रखें। साथियों, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, अपना ख्याल रखें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तब ये पढ़ाई हो पाएगी। सबसे पहले स्वास्थ्य है। पिछली गर्मियों में क्या हुआ था हमारे साथ, इतनी गर्मी थी तो लगभग 15-20 दिन ये स्थिति थी कि भी पहले अपने आप को बचाओ। पढ़ाई तो जब हो जाएगी जब जीवन रहेगा। तो सबसे पहले है जीवन और अपना आप को बचाना, ठीक है। तो जल्दी ही मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।